देखिए जी, एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा कोर्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, इस कोर्स के लिए आपके पास जो प्री रिक्विजिट नॉलेज कुछ आपको हेल्प आउट कर सकती है, वो प्री रिक्विजिट नॉलेज आपको एमए के पेपर की हेल्प आउट कर सकती है। कुछ चीज़ें सिलेबस में आपको जब मैं बताऊँगा, तो आपको आइडेंटिफ़ाई होगा कि उसकी बेसिक्स कुछ ना कुछ आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स एमए के कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रीवियसली पढ़ी हुई होंगी। लेकिन अगर किसी के पास वो बेसिक नॉलेज ना भी हो, तो एज़ सच ऐसा कोई ख़ास फ़र्क इसमें नॉर्मली हम पड़ता नहीं है। तो हम सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस कंटेंट के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास क्या सिलेबस अवेलेबल है, और उसके बाद पेपर स्ट्रक्चर, और उसके बाद दीगर चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो देखें, ये जो पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हमारे पास पहला एरिया है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल, कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस सेक्शन है ये, और इसके अंदर हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी एंड रिलेटेड इश्यूज़, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और उससे रिलेटेड सारा ये टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है। एंड दिस इज़ बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो लिए जाते हैं, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है कि एक फाइनेंस मैनेजर जो है, जब वो किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट साइड के ऊपर प्लानिंग करता है, वेयर टू इन्वेस्ट मनी, कि उसे कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है। क्या उसे कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, क्या किसी नई मार्केट में जाना है, कोई भी नया प्रोजेक्ट इनिशिएट अगर करना है, तो उस नए प्रोजेक्ट के लिए हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि वो हमारा जो नया प्रोजेक्ट होगा, हाउ टू रन दैट प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी बनाई जाती है, वो हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करनी होती है कि उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी क्या है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसकी मुझे फाइनेंशियल फीजिबिलिटी देखनी होती है, तो हम उसका एक क्राइटेरिया नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिस के ऊपर चेक करते हैं कि अगर उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फीजिबल है। हमें यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन, आईआरआर की कैलकुलेशन, पेबैक की कैलकुलेशन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन, अलोंग विद जो भी उसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, वो समझने होंगे डिटेल के अंदर, ताकि हम इस सवाल को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन रेट इट कि ये आपके पेपर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उसकी वजह ये है कि एग्जाम में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सेक्शन से आपको सेक्शन सी में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है। दिस इज अ कंपलसरी क्वेश्चन। अब वो किस एरिया से आएगा, दैट इज हमें स्टडी करना है, हमें गैस करना होता है कहाँ से आएगा। लेकिन आपके एफएम के एग्जाम में देयर इज ऑलवेज अ 20 मार्क क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर दैट, कि आपको एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। सो अगर स्टूडेंट इस टॉपिक के ऊपर, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, तो वो आउट ऑफ 50 अपने 20 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकता है। एंड माइंड यू, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता कि स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से एग्जाम में ना कर सके। अगर आपने पास्ट एग्जाम्स देखे हो, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की हो, तो काफी ज्यादा डुप्लीकेट होती हैं चीजें, कैलकुलेशन भी डुप्लीकेट होती है, और काफी टाइम थ्योरी भी डुप्लीकेट होती है। हमें कैलकुलेशन में भी पास्ट एग्जाम से सपोर्ट मिल जाती है, हमें थ्योरी में भी पास्ट एग्जाम से सपोर्ट मिल जाती है, अगर हम पास्ट के जितने फ्रीक्वेंटली हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल प्रैक्टिस करें। तो ये हमारा एक की टॉपिक हो गया। और इसके अंदर हम अप्रेजल के अंदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, वो कैसे एड्रेस करते हैं, वो भी डील करते हैं। लीज वर्सेस फाइनेंसिंग डिसीजन, वो कैसे लेते हैं, वो भी एड्रेस करते हैं। ये मल्टीपल हमारे पास टॉपिक इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसकी बेसिक्स स्टूडेंट्स को पहले से पता होती है एसीसी के अंदर,
कि बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, ये वैल्यू स्टूडेंट कैरी करके आ रहा होता है। प्रेजेंट वैल्यू टेबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एन्यूटी टेबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें स्टूडेंट के पास बेसिक की नॉलेज में अवेलेबल होती हैं। अगर ये नॉलेज होगी तो उसे यहाँ पर थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज होता है, नहीं होगी तो वो एफएम के कोर्स में पढ़ सकता है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। और जैसे बताया गया है कि फाइनेंस मैनेजर का एक फोकस क्या होता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो यह बात जहन में रखी जाए कि फाइनेंस मैनेजर अपनी पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वो पैसा जो फाइनेंस मैनेजर को इन्वेस्ट करना है वो शेयर होल्डर का पैसा है, और शेयर होल्डर के पैसों को उसे ऐसे इन्वेस्ट करना है कि जहां से वो शेयर होल्डर्स की रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। यानी कि एजेंडा हमारा क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। अब हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? तो उसका तरीका ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाएंगे, अल्टीमेटली वहां पर शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, सिलेबस का पहला हिस्सा। दूसरा टॉपिक हमारे पास जो है सिलेबस के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। किसी भी बिजनेस के लिए, खास तौर पर अगर हम बात करें पब्लिक लिस्टेड एंटिटी के लिए, तो किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो रेलेवेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस उस बिजनेस के लिए क्या होंगे। एंड दिस इज अबाउट कि फाइनेंस मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से रेस करना है, एंड दैट इज रिलेटेड विद फाइनेंसिंग डिसीजन। बिजनेस के फाइनेंस डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। देखें, जब हम सोर्सेज की बात करेंगे तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ चले जाएं, यानी कि शेयर होल्डर से पैसा लें। और एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम डेट फाइनेंसिंग की तरफ चले जाएं और लोन की फॉर्म में फंड रेस करें। मेनली हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं। अब इसको इन्वेस्टिगेट करना कि सपोज अगर मुझे $100 मिलियन की फाइनेंसिंग चाहिए तो कहां से मुझे फाइनेंसिंग लेनी है। इक्विटी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, डेट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसको इवेल्युएट करना होगा आपको एग्जाम में। इवेल्युएट वेदर इक्विटी फाइनेंसिंग is more suitable or debt financing is more suitable। और ये भी सेक्शन सी में अल्टीमेटली समटाइम्स एक 20 मार्क्स का सवाल बन सकता है। ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट के अंदर 20 मार्क्स का इससे सवाल आएगा, लेकिन ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन सी में नहीं आएगा तो सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन ए में आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हमें मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट करना है। एग्जाम में ये सवाल चैलेंजिंग होता है, खास तौर पर इसकी थ्योरी, या आपको थ्योरी को टैकल करना है कि आपसे अगर फॉर एग्जांपल इक्विटी फाइनेंसिंग के ड्रॉबैक्स पूछे जा रहे हैं, डेट फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं, या अदर जो भी चीजें हैं वो भी आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। और यहाँ पर एक थ्योरेटिकल टॉपिक टेस्ट किया जाता है, इस्लामिक फाइनेंस। कन्वेंशनल फाइनेंसिंग के मुकाबले में जो हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस ग्लोबली आजकल मौजूद हैं, तो उन इस्लामिक फाइनेंस के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से लीजिंग क्या होती है, लीजिंग के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन आ सकती है। और हाइब्रिड फाइनेंसिंग क्या होती है, हाइब्रिड फाइनेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल डेट्स, वो डेट्स जिसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके सारे इश्यूज हमें पता होने चाहिए। इसी तरह छोटे बिजनेसेस के लिए, जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, एसएमईज, उनकी फाइनेंसिंग के इश्यूज, कि उनको अगर फाइनेंस लेना है तो उनके फाइनेंसिंग इश्यूज क्या होंगे। फिर इसी टॉपिक के अंदर डिविडेंड पॉलिसी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि टेस्ट किया जाता है थ्योरी के अंदर, कि कंपनी एक सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी कैसे तैयार करती है। व्हाट शुड बी अ सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी। मसलन अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी तो क्या होगा, ज्यादा डिविडेंड देगी तो क्या होगा, क्या डिविडेंड देना इज एन अट्रैक्शन फॉर शेयर होल्डर।
क्या शेयर होल्डर डिविडेंड देने को पसंद करता है? ये इन्वेस्टिगेट करना। डिविडेंड देने से शेयर प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? डिविडेंड ना देने से शेयर प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये इन्वेस्टिगेट करना। ये सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करते हैं। एजेंडा ये होना चाहिए कि फाइनेंसिंग इस तरह से रेस की जाए कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो होगी वो मैक्सिमाइज हो जाए। यहां पर भी हमारा वही फोकस होगा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द क्राइटेरिया। तो फाइनेंस मैनेजर के पास दो बड़े की डिसीजंस क्या हो गए? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है जो कंपनी के पास अवेलेबल है, और वो पैसा कहां से रेस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डिसीजन हमारे आपस में कनेक्टेड हो गए। पहले हमें फाइनेंसिंग लेनी है और उस फाइनेंसिंग को आगे हमें इन्वेस्ट करना है। तो हमें फाइनेंसिंग जो लेनी है, जिससे भी फाइनेंसिंग लेनी है, वो चीपर रेट्स के अंदर लेनी है और उस फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, और जहां पर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है वहां से हमें अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वहां से रिटर्न हासिल हो। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो ये दो की डिसीजंस होते हैं किसी भी कंपनी के कि कहां से पैसा लेना है और अल्टीमेटली कहां पर पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। और दो हमारे की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। तीसरा हमारे पास टॉपिक है जो कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के साथ ही कनेक्टेड है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर सेक्शन सी में अक्सर एग्जामिन होता है। कंबाइन होगा, किसके साथ कंबाइन होकर आता है? अलोंग विथ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। 10 नंबर कम से कम, मिनिमम 10 नंबर उसकी वेटेज हम माइंड में रख सकते हैं कि पेपर में अगर ये कंबाइन होकर सेक्शन सी में आएगा तो 10 नंबर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल बनेगा, वरना ये सेक्शन बी में भी आएगा, सेक्शन ए के अंदर भी आ सकता है। यहां पर हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जब हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो इक्विटी फाइनेंस के अगेंस्ट हमें जो देना होता है उसकी कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर एवरेज कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपनी की, विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और किस तरीके से हम किसी भी कंपनी की एवरेज कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, यानी कि हम अपना डेट और इक्विटी लेवल क्या रखें, विच इज द गियरिंग रेशो। डेट और इक्विटी का लेवल हम क्या रखें कि अल्टीमेटली हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि हमारी जो बिजनेस की वैल्यू होती है वो कनेक्ट होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, कि हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है तो हमारी बिजनेस की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमाइज होती है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी बिजनेस की वैल्यू को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो जो भी फंडिंग के सोर्स हमसे पूछे जाते हैं, हम आइडियली ये एडवाइस करेंगे बिजनेस को कि हम ऐसे फंडिंग के सोर्स अडॉप्ट करें जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करें। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होगी तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होगा? वैल्यू ऑफ द बिजनेस मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है सिलेबस का, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जामिन होता है वर्किंग कैपिटल का सेक्शन सी के अंदर अक्सर। मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शन सी में 20 मार्क्स के लिए एग्जामिन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अप्रेजल के साथ अगर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं दिया एग्जामिनर ने तो नेक्स्ट टॉपिक जो 20 मार्क्स का पूछेगा एग्जामिनर वो किससे रिलेटेड होगा? वो टॉपिक रिलेटेड होगा अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के साथ। वहां पर हमें उसको एड्रेस करना। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल के अंदर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन एड्रेस कर रहे होते हैं, और वर्किंग कैपिटल के अंदर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी एड्रेस कर रहे होते हैं।
ये वर्किंग कैपिटल हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रहा होता है। वर्किंग कैपिटल के अंदर हम बात करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को हमें कैसे मैनेज करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर कैसे हम इन्वेंट्री की स्केजुअलिंग करेंगे, कब ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसी तरह हम अपने रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारे रिसीवेबल्स हमें टाइमली पे नहीं कर रहे तो उनको कैसे एड्रेस किया जाए। इसी तरह हम अपने पेबल्स को कैसे मैनेज करेंगे, कैश को कैसे मैनेज किया जाए, कैश मैनेजमेंट के कुछ तरीके हम पढ़ेंगे। इसके अंदर बजट्स एंड फोरकास्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो टूल्स क्या होते हैं। तो ओवरऑल हमारी किसी भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल अल्टीमेटली उसकी लिक्विडिटी पोजीशन को चेक किया जाता है कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। अगर उसकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली उस बिजनेस के लिए लिक्विडिटी अच्छी होगी, और कैश फ्लोज या लिक्विडिटी जब अच्छी होगी तो वो उसको हेल्प आउट करती है कि वो आप आगे सक्सेसफुली बिजनेस रन कर सकती है। इससे रिलेटेड जो रेशोज हैं वो स्टूडेंट को ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं रेशोज, जिसके अंदर करंट रेशो, क्विक रेशो, इसी तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, पेएबल टर्नओवर इन डेज। तो ये रेशो स्टूडेंट के पास ऑलरेडी इन नॉलेज में होती है। इसको इन रेशोज को और फर्दर उसको स्टडी करना है, और किसी भी गिवन सिचुएशन में उसे पता होना चाहिए कि वो उसको कैसे एक्सप्लेन करें। अगर फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री टर्नओवर किसी कंपनी का इन डेज बढ़ रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज अगर बढ़ रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस तरह पेएबल टर्नओवर बढ़ रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लिक्विडिटी क्राइसिस में अगर एक कंपनी है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, अगर उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है तो उसकी पॉजिटिविटी अल्टीमेटली क्या होगी। तो यहाँ पर इस सेक्शन में ये एडवाइस की जाती है। उसके बाद हमारे पास दो सेक्शंस फर्दर, सेक्शन नंबर 5, इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत माइनर पोर्शन ऑफ द सिलेबस है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यूएशन। किस तरीके से हम एक बिजनेस की वैल्यूएशन करते हैं, यानी कि उस बिजनेस की इक्विटी की वैल्यू कैसे की जाती है, इक्विटी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, उसके शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे होगी, और उस बिजनेस की डेट वैल्यूएशन कैसे होगी। यानी कि ये कनेक्ट होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई शेयर प्राइस। शेयर प्राइस के अंदर अगर कोई मूवमेंट आ रही है तो उसके क्या रीजन है। बेसिकली अगर एक बिजनेस को खरीदा जाता है, कोई मर्जर इन एक्विजिशंस हो रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड उस बिजनेस को वैल्यू करना पड़ता है सेलर और बायर दोनों के पर्सपेक्टिव से। सेलर भी उसको इवैल्यूएट करता है, बायर भी उसको इवैल्यूएट करता है कि मुझे कितने में इसको बेचना है, और बायर मुझे कहता है मुझे इसे कितने में खरीदना है। तो उसकी इवैल्यूएशन की जाती है मर्जर इन एक्विजिशन के अंदर, और डिसाइड किया जाता है कि उसकी फेयर प्राइस क्या होगी। जो पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज होती हैं, पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज की ऑलरेडी मार्केट प्राइस मौजूद होती है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनकी एक शेयर प्राइस एग्जिस्ट कर रही होती है। सपोज एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसकी प्राइस चल रही है राइट नाउ $10 पर शेयर। अब स्टॉक मार्केट का जो मैकेनिज्म है उसमें ये जो $10 है ये जरूरी नहीं है फेयर प्राइस हो, ये अंडर वैल्यूड भी हो सकती है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, और ये ओवर वैल्यूड भी हो सकती है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू कम है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई करना कि शेयर्स स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यूड चल रहा है या ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन पढ़ाए जाते हैं, और उसके जरिए हम किसी भी कंपनी को वैल्यू करते हैं कि आज उसकी वर्थ कितनी है। आखिरी टॉपिक हमारा जो 6th टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में दो एरियाज हैं रिस्क मैनेजमेंट के जो कवर किए जाते हैं। वन इज रिलेटेड विथ करेंसी रिस्क एंड अदर इज रिलेटेड विथ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, जैसे एक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्टर है,
या एक हमारे पास इंपोर्टर है। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें फॉरेन करेंसी में डील करना होता है। तो अब लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी के दरमियान जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ रहा होता है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है कि अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है लोकल करेंसी के मुकाबले में, तो उसका फायदा या नुकसान क्या होगा, और अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है लोकल करेंसी के मुकाबले में, तो उसका फायदा या नुकसान क्या होगा। और हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मेथड ऑफ करेंसी रिस्क जिसको कहा जाता है हेजिंग, वो सीखते हैं। किस तरीके से हम एक्सचेंज रेट के अंदर आने वाली मूवमेंट को पहले से एंटिसिपेट करके अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक कंपनी ने लोन लिया हुआ है सपोज, तो वो लोन या तो उसने फिक्स रेट के ऊपर लिया हुआ होगा, या लोन उसने वेरिएबल रेट के ऊपर लिया हुआ होगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट के अंदर वेरिएशन आती है, इंटरेस्ट रेट राइज हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में पड़ता है। ये एरिया सिलेबस में मोस्टली थ्योरेटिकल है, यहाँ से न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं किए जाते, और इस एरिया ऑफ द सिलेबस में से अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास 6 एरियाज हैं सिलेबस में, स्टार्टिंग फ्रॉम हमने बात की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, जिसमें से एक 25 मार्क्स का कंपलसरी सवाल बनता है। इसके साथ हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, 20 मार्क्स का सवाल बनता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे, और उसके साथ 20 मार्क्स का सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे सवाल बनेगा, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे सवाल बनेगा, और इसी तरह से हमारे पास 3 और फर्दर एरियाज मौजूद है। अब एग्जाम स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो जिस तरह स्किल्स में दूसरे पेपर हैं, इसका पेपर पैटर्न बिल्कुल उसी स्टाइल का जैसे एफआर और पीएम। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए 15 ओटीक्यूज, टोटल वेटेज 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 15 ओटीक्यूज आएंगे वर्थ 2 ईच, और ये कहाँ से आएंगे, इंटायर सिलेबस से। और इसके अंदर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे, और इसके अंदर मोस्टली थ्योरी वाले सवाल भी होते हैं। थ्योरी भी बहुत ज्यादा सेक्शन ए के अंदर एग्जामिन की जाती है, और पूरे सिलेबस में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। लाइकवाइज हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, सेक्शन बी, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, एमटीक्यूज होंगे, 3 क्वेश्चंस, 10 मार्क ईच। और ये 10 मार्क्स इस तरह से होते हैं, हमारे पास 5 ओटीक्यूज होंगे हर सवाल में, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इस तरह से ये 10 मार्क्स की वेटेज बनेगी। सो 10-10 नंबर के हमारे पास 3 सवाल होंगे, तो टोटल हमारे पास 15 ओटीक्यूज यहाँ पर भी मौजूद होंगे। अब ये 3 सवाल सिलेबस के किस सेक्शन से आएंगे ये प्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन लाइकली चांसेस ये होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल सेक्शन सी में नहीं पूछा गया, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फिर एक 10 नंबर का यहाँ पर सवाल होगा, अगर वहां नहीं पूछा गया। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल सेक्शन सी में आ गया, तो फिर सेक्शन बी में वर्किंग कैपिटल नहीं पूछा जाता नॉर्मली। इसी तरह अगर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेक्शन सी में नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर 10 मार्क्स का यहां पूछा जाएगा, और अगर वो सेक्शन सी में आ गया तो फिर वो यहां पर टेस्ट नहीं किया जाएगा। लाइकवाइज बिजनेस वैल्यूएशन, तो ये तो आइदर और हो गया कि या तो यहां से सवाल आएगा या फिर दूसरे हिस्से से सवाल आएगा 10 नंबर का। इस तरह बिजनेस वैल्यूएशन का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूजुअली यहाँ पर, और इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट का एक 10 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है। काइंड ऑफ समझ लें कंपलसरी, एक 10 नंबर का बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल आएगा, सेक्शन बी में एक 10 नंबर का रिस्क मैनेजमेंट का सवाल आएगा, और एक 10 नंबर का सवाल आइदर वर्किंग कैपिटल पर आएगा या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पर आएगा। उसके बाद सेक्शन सी में अगर हम जाते हैं, तो सेक्शन सी
कैलकुलेशन प्लस थ्योरी। यहाँ पर एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है जो कि कंपलसरी है 20 मार्क्स का। इसके अंदर कैलकुलेशन और थ्योरी का अगर मिक्स रखा जाए तो 12 मार्क्स की कैलकुलेशन, एक अंदाजा 12 मार्क्स की कैलकुलेशन और 8 मार्क्स की थ्योरी, या 10 मार्क्स की कैलकुलेशन और 10 मार्क्स की थ्योरी, ये आप माइंड में रखते हैं स्टूडेंट। और थ्योरी का वेटेज एफएम के पेपर में बहुत ज्यादा होता है, 50-50 भी माइंड में रखा जा सकता है कि 50% न्यूमेरिकल पेपर आएगा, 50% थ्योरी होगी, ये न्यूमेरिकल ये थ्योरी, या बाज दफा 60% थ्योरी एंड 40% न्यूमेरिकल, थ्योरी का वेटेज ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए एफएम के पेपर को पास करने के लिए थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है हर टॉपिक्स में। जो 6 टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिखे हैं उन 6 टॉपिक्स के अंदर थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू हैव टू राइट, व्हेन यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन। तो वहां पर बाज दफा 10 मार्क्स का एक फ्लैट थ्योरी का सवाल आ सकता है, लाइक डिस्कस द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर पूरा एक 10 नंबर का सवाल आ गया। इसी तरह जो हमारा रिमेनिंग जो दूसरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, वो या तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का होगा या फिर वो होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर भी 12 मार्क्स की कैलकुलेशन और 8 मार्क्स की थ्योरी, या 10 मार्क्स की कैलकुलेशन 10 मार्क्स की थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन सी में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितनी थ्योरी हो सकती है, 16 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक की थ्योरी मौजूद हो सकती है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफी एक चैलेंजिंग इशू होता है कि वो उस थ्योरी को कैसे एड्रेस करें और कैसे अप्रोप्रिएट मार्क्स इस थ्योरी पर उनको मिलेंगे। बाकी रिमेनिंग 20 मार्क्स न्यूमेरिकल जो होते हैं वो स्टूडेंट यूजुअली ले लेते हैं, लेकिन उन्हें थ्योरी में प्रॉब्लम होती है। एंड सेक्शन बी में भी यहाँ पर हर क्वेश्चन में 2 या 3 थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे पास 6 to 8 थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। इस तरह सेक्शन ए में भी हमारे पास 7 to 8 थ्योरी के क्वेश्चन। तो ओवरऑल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव सिलेबस का हर टॉपिक के अंदर बहुत जरूरी है, उसको अगर प्रॉपरली स्टडी किया जाएगा तो हम पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो एक स्टडी टेक्स्ट प्रॉपर स्टूडेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, विच माइट बी कैपलन और विच माइट बी बीपीपी, जो भी इस्तेमाल करना चाहे। अलॉन्ग विद दिस स्टडी हब के अंदर जो थ्योरेटिकल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो टेक्स्ट दिए हुए हैं, वो स्टडी किए जा सकते हैं। पास्ट पेपर प्रैक्टिस, अब ये पास्ट पेपर जो है इसके लिए रिवीजन किट इस्तेमाल करनी चाहिए लेटेस्ट कैपलन की, एक रिवीजन किट, जस्ट 1 रिवीजन किट। और साथ एसीसीए का जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वहां पर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो, एंड स्टडी हब में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जाएं। तो ये सफिशिएंट इनफ होता है कैलकुलेशन प्लस थ्योरी के सवाल अटेम्प्ट करना, जो स्टूडेंट को एग्जाम में वो इजीली 50 मार्क्स और मोर देन 50 मार्क्स यहाँ पर ले सकता है। और फोकस अल्टीमेटली जब भी किया जाएगा तो वो प्रैक्टिस पे किया जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की हो या वो प्रैक्टिस जो है वो किसी थ्योरी के क्वेश्चंस की हो, सेक्शन सी टाइप की। जब तक स्टूडेंट थ्योरी के सवाल प्रैक्टिस नहीं करेगा उसे ये आइडिया नहीं होता कि हाउ टू राइट, कितना उसे लिखना है, कैसे उसे क्वेश्चन को एड्रेस करना है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसकी बात की जाए, सो स्टडी हब को अगर हम एक नज़र देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसी से के एफएम के कोर्स पे यहाँ पे जाते हैं स्टडी हब के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज स्टडी हब में प्रोवाइड किए गए।
तो देखें यहाँ पर हमें एक ये चैप्टर्स वाइज पूरी बुक में जो एरियाज दिए हुए वो सारे यहाँ पर दिए हुए, तो जो सिलेबस के पूरे एरियाज हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो सारे यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्विटी फाइनेंसिंग स्टडी करना है तो इक्विटी फाइनेंसिंग के टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए। सपोज इफ आई वांट टू स्टडी के डिविडेंड पॉलिसी क्या है, डिविडेंड की थ्योरीज क्या है, तो वो भी यहाँ पे दी हुई है। मेथड्स ऑफ शेयर इशुएंस फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करना चाहता हूँ, यहाँ पर शेयर्स इशू करने के जो पॉसिबल मेथड्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से रेलेवेंट क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमें थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। राइट शेयर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, उसकी थ्योरी प्लस कैलकुलेशन एग्जाम्पल्स यहाँ दी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें क्विजेस की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए डिफरेंट, हर चैप्टर के 5-5 सवाल दिए हुए। सपोज हम चैप्टर नंबर 13 अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्विजेस दिए हुए, तो हम इसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक वाइज अगर हम प्रैक्टिस सेशन पे जाएं तो हमारे पास टॉपिक वाइज यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन ए टाइप, सेक्शन बी टाइप, सेक्शन सी टाइप सवाल दिए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन सी, सेक्शन ए टाइप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सवाल दिए हुए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो ये पास्ट पेपर के सवाल दिया हुआ है, इससे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लाइक वाइज अगर मुझे कोई और टॉपिक, फॉर एग्जांपल मुझे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक चेक करना है तो मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक पे जा सकता हूँ। इसी तरह मुझे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यहाँ पर 10 सवाल दिए हुए हैं। मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट अदर देन रिविजन किट ये यूजफुल मटेरियल अवेलेबल है। हम अपनी पहली प्रायोरिटी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते वक्त रिवीजन किट के ऊपर रखेंगे और रिवीजन किट के साथ इन सपोर्ट हम ये मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हैंडी है ये स्टडी हब, इसको स्टूडेंट को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और इसको स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा तो अफेक्टिवली उसको ये आइडिया होगा कि एग्जाम में किस किस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं नॉर्मली। और जो हमारे पास अल्टीमेटली चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आइडिया लेना है कि थ्योरी के सवाल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल, तो हम उसको एसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपना रेलेवेंट एफएम का जो भी पेपर है वो देखें, सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल के सवाल आ रहे हैं, कितने थ्योरी के आ रहे हैं, वो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं अफेक्टिवली। अच्छा, एक चीज़ जो स्टूडेंट को थ्योरी क्योंकि प्रॉब्लम करती है तो उसके लिए हाईली रेकमेंड ये है कि आप टेक्निकल आर्टिकल्स जितने एफएम में अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट सारे वो लाजमी स्टडी करें फॉर थ्योरी पार्ट ओनली। वो हमारी थ्योरी की बेस को बहुत अच्छा कर सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सपोज मुझे सर्च करना है कि टेक्निकल आर्टिकल्स कितने अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल हैं, अगर ट्यूटर मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहा तो मैं डायरेक्टली जो है वो एफएम के टेक्निकल आर्टिकल एसीसी की वेबसाइट पे जाकर खुद डाउनलोड कर सकता हूँ, वहाँ जाके स्टडी कर सकता हूँ। तो ये टॉपिक वाइज यहाँ पर ये आर्टिकल दिए हुए। सपोज देखें फॉर एग्जांपल अब मुझे वर्किंग कैपिटल की में प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज आई वांट टू इम्प्रूव माय वर्किंग कैपिटल नॉलेज, तो वर्किंग कैपिटल का एक जर्नल टेक्निकल आर्टिकल है, रिसीवेबल का आर्टिकल है, रिसीवेबल के 3 आर्टिकल दिए हुए हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कोई प्रॉब्लम है मुझे तो वही आर्टिकल दिए हुए हैं। साथ अगर मुझे डिविडेंड के बारे में कुछ पढ़ना है तो ये डिविडेंड के बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ है। इससे मेरी डिविडेंड पॉलिसी की जो थ्योरी की लैकिंग होगी वो कवर हो जाएगी। 2-2 3-3 पेज के आर्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं होते, लेकिन अगर इसको स्टूडेंट स्टडी कर ले अफेक्टिवली तो उसे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नॉलेज यहाँ पे मिल सकती है। इसी तरह देखें इस्लामिक फाइनेंस की अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मैं इसे स्टडी टेक्स्ट से नहीं पढ़ना चाह रहा सपोज, तो ये आर्टिकल इनफ है कि पूरा इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर ये आर्टिकल मुझे हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह बिजनेस वैल्यूएशन की बात कर लें तो उसके लिए भी मटेरियल अवेलेबल है। रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लें तो जो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं हर टॉपिक्स में कोई ना कोई टेक्निकल आर्टिकल हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसको यूज करते हुए हम अल्टीमेटली अपनी जो भी डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम कर सकते हैं। वही जहन में याद रखें, इसको स्टूडेंट जो कि नॉर्मली न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं,
एफएम में वो तैयारी कर रहे होते हैं ये समझते हुए कि ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है और उनका फोकस सिर्फ कैलकुलेशन पर होता है। तो रिमाइंड यू कि अगर सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस किया जाएगा तो पास नहीं हो सकता पेपर। पेपर में आपको थ्योरी को अफेक्टिवली कवर करना है। बगैर थ्योरी के एफएम का पेपर किसी भी सूरत पास नहीं हो सकता। स्टूडेंट हमेशा स्ट्रगल करते हैं। ऑल्दो इसका पासिंग क्राइटेरिया अच्छा है, इतना ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है थ्योरी को कैसे। स्टूडेंट पूछते हैं कि हम क्या इसको थ्योरी को मेमोराइज करें, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने पास की पॉइंट्स बना लें और उसको अप्लाई करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ओटीक्यूज में जो थ्योरी आएगी उसमें इतना मसला नहीं होता, वो तो अगर थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होगी तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन असल जो मसला आता है वो आता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, सेक्शन सी में, जहां पर स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है और उन्हें ये फील होता है कि जी हमारी एबिलिटी नहीं है। अगर सपोज 8 मार्क्स की कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो स्टूडेंट हार्डली गेट 2 to 3 मार्क्स। उनकी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग इतनी खराब होती है कि वो थ्योरी के मार्क्स नहीं ले पा रहे होते। और उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि आपको रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एड्रेस करना आना चाहिए कि आपसे एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, रिक्वायरमेंट फोकस करके आपको लिखना। अब एक तो फ्लैट थ्योरी आ रही होती है और एक होती है थ्योरी जो कि न्यूमेरिकल के साथ कनेक्ट हुई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट वेदर इक्विटी फाइनेंसिंग इज मोर सुटेबल एज कंपेयर टू डेट फाइनेंसिंग। अब अगर ये करना है तो फिर हमें इसको सिनेरियो के साथ कनेक्ट करके जो भी उस सिनेरियो में इशू दिया हुआ है उसको एड्रेस करके अपने सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन चीजों पे अगर फोकस कर लिया जाए तो हम एफएम के पेपर को इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एड्रेस कर सकते हैं। उन चीजों का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम एफएम का पेपर पहले अटेम्प्ट में पास कर लें।